चलो, तो एक बार भाई सब लोग कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से, क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं? फटाफट जल्दी बताइए क्या हम सब लोग लाइव हैं? क्या बात है, तो आई थिंक हम लोग लाइव हो चुके हैं। जल्दी से सब लोग आ जाइए फटाफट, है ना। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास तो स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने ड्राफ्ट का एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, और आपको पता है कि ड्राफ्ट के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर बच्चों को हमेशा डराते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को भूत डराया करते थे ना बचपन में, ठीक उसी तरीके से। लेकिन अब नहीं डर लगेगा। तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेके आया हूं ड्राफ्ट का। तो कुछ स्पेशल ड्राफ्ट और बचे हैं, आप लोग उनको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ड्राफ्ट के, मतलब देखेंगे ड्राफ्ट से न्यूमेरिकल है या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो जिन्होंने, भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा ड्राफ्ट का, वो सब लोग पार्ट 1 जरूर देख के आइए, क्योंकि पार्ट 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल दोस्त, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। फरवरी के आसपास उम्मीद है कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, पूरी उम्मीद है ना। तो कल जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी उससे पता चला था, है ना। तो फरवरी के आसपास आ जाएगी, ओके। बुक कब तक आएगा? चलो, बुक बहुत जल्दी आएगा दोस्त, बहुत जल्दी आएगा, है ना। तो मैं पहले आपको फिजिक्स की किताब देने वाला हूं, जल्दी से आप देखिए। कुछ आगे कल वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेना, मैं आगे पढ़ा रहा हूं अब, ठीक है। चलो फिर, तो एक ग्राफ और आपको पूछा जाता है बच्चा, उस ग्राफ को बोला जाता है बॉयल्स लॉ। सुना है कि नहीं सुना सबने, बताओ। तो कह रहा बॉयल्स लॉ एक ऐसा नियम होता है जिसमें टेम्परेचर मेरे दोस्त कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। बट प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल होता है वो मेरे दोस्त कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि स्थिर तापमान पे प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट होगा, P इंटू V बराबर कांस्टेंट, है ना, ठीक है। तो पहला वाला ग्राफ मान लीजिए मैं आपसे पूछूं P और V के बीच क्या आना चाहिए, अगला वाला ग्राफ पूछूं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच क्या आना चाहिए, और अगला वाला ग्राफ पूछूं कि बताइए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कैसा ग्राफ आना चाहिए। तो ये सारे के सारे ग्राफ आप लोगों को एकदम रटे हुए होने चाहिए, ओके। अब देखो सर, पहला वाला ग्राफ आपने P और V के बीच पूछा, मैंने कहा संबंध बताओ। तो कह रहा संबंध देखो P और V के बीच क्या है, तो कह रहा P और V के बीच संबंध ये कहता है कि P और V का गुणनफल मेरे दोस्त कांस्टेंट है। संबंध ये कहता है P और V के बीच कि P और V का गुणनफल कैसा है, तो कहा जाएगा कि P और V का गुणनफल मेरे दोस्त कांस्टेंट है। ये देखो, बताओ। तो याद करिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल उसमें 60% टेक्नीशियन का होगा, कितनी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी का भी खुलासा नहीं हुआ दोस्त, है ना, लेकिन ये कंफर्म है कि 50,000 के अराउंड आएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट है, इसी वजह से इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, 1 से 2। देख लो, 1 से 2, 1 से 2 में आप लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि आप देखो एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है। हालांकि मैंने एरो नीचे की ओर लगा रखा है, तो मैं बता भी सकता हूं कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। देखो एरो नीचे की ओर है तो हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मतलब प्रेशर घट रहा है, और राइट जा रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है। तो ग्राफ में क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है ये भी आपको बताना आना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा स्लोप डीपी बटे डीवी हो रही है, एकदम सही कह रहा दोस्त, है ना। अच्छा आप लोग ये बताओ, मैं एक और चीज आपसे पूछ रहा था, क्या मैं एक ट्रेड की भी क्लास शुरू कर दूं, क्योंकि मैं जो ट्रेड पढ़ाने वाला हूँ हीट इंजन ट्रेड, ये ट्रेड पढ़ाने वाला हूँ, है ना। बहुत जल्दी हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भी टीचर लेके आने वाले, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी शुरू करने वाले हैं, फिटर ट्रेड भी हो सकता है शुरुआत हो जाए, है ना। चलिए आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना कि आप लोग कौन कौन सी ट्रेड पढ़ना चाहते हो, हम लोग वो ट्रेड पढ़ाएंगे। V और T के बीच ठीक है। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर को दोस्त मेरे कांस्टेंट करना है तो कैसी लाइन खींची जाएगी सर? वर्टिकल लाइन खींची जाएगी, याद है ना कल वाला लेक्चर, तो एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट करना है तो वर्टिकल लाइन खींच दो। बट इधर देखिए, इधर गौर से देखिए, यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है सर? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मुझे बताइए एरो कहां की ओर लगाना पड़ेगा? तो कहना एरो ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। बोलो, डीजल मैकेनिक स्टार्ट कर दीजिए, है ना। वैसे मैं आपको बताऊं ना, मैं सारी ट्रेड नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं बस 2 ही ट्रेड पढ़ाने वाला हूं, एक डीजल मैकेनिक, एक हो गया हीट इंजन,
और दूसरा हो गया तुम्हारा मशीनिस्ट। बस ये दो ट्रेड है, ठीक है। चलिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचिए। तो याद रखना प्रेशर और टेम्परेचर के बीच खींचा जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए वर्टिकल लाइन, और देख लीजिए याले शुरुआत में प्रेशर घट रहा था और मेरे भाई प्रेशर घट रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरो कहां की ओर लड़ेगा सर, एरो नीचे की ओर लड़ेगा। बोलिए ओके। तो आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए कैसे ग्राफ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और याद रखिएगा। चलो अब आगे देखा जाए चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम में क्या था सर, चार्ल्स के नियम में प्रेशर मेरे भाई कांस्टेंट था। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट था और दोस्त मेरे अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे दोस्त प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो पहला ग्राफ खींच लीजिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, दूसरा खींच लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, और अगला खींच लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। ये देखो किसी के भी बीच ग्राफ खींचना बना आना चाहिए। देखो तो पहला वाला ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, ये देखिए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे दोस्त टेम्परेचर होता है, सबको पता है ना। तो वॉल्यूम को हमने लिया हुआ है y में और टेम्परेचर को लिया है x में, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। मूल बिंदु से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, ओके। अब एक बात बताओ, मूल बिंदु से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इतने बात सबको समझ आ गया। बट देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है, देख लीजिए अगर मेरे दोस्त प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। बट आप ये बताओ जरा मुझे, यहां पर आप ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट भी जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसका जो ग्राफ में एरो लगेगा वो टेम्परेचर को बढ़ता हुआ एरो लगाया जाएगा इस तरफ की ओर। और ये वाले ग्राफ में बताइए क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। सेम तरीके से प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बताइए एरो कहां की ओर लग जाएगा सर, एरो आगे की ओर लग जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। बोलिए ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। तो चार्ल्स के नियम में ग्राफ जो है वो भी आपको याद होना चाहिए। डे लुशेट का नियम क्या कहता है, डे लुशेट का नियम, तो कहना डे लुशेट का नियम कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, पता है ना सबको। तो यहां पर मैं पहला ग्राफ खींचने वाला हूं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, अगला ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, और अगला ग्राफ खींचने वाला हूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। देख लो, चलो पहला वाला ग्राफ खींचते हैं। तो डे लुशेट के नियम में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, चलिए लगाइए जल्दी से। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन आता है O से A, आता है नहीं आता, ठीक है। बस उसका भी एग्जाम होने वाला है दोस्त, डीआरडीओ का भी, है ना। चलो इसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तुमने y में लिया है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और O से A ग्राफ को अगर थोड़ा डॉट से देखिए तो प्रेशर भी बढ़ रहा है मेरे दोस्त और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो एरो आगे की ओर, एरो आगे की ओर। सेम तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए प्रेशर और वॉल्यूम का बताइए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर मेरे भाई कांस्टेंट है तो बताइए एरो या ग्राफ कैसे बनेगा, वर्टिकल लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर कांस्टेंट है, देख लो। और देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो एरो कहां की ओर लग जाएगा, ऊपर की ओर। बट इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख लीजिए, और वॉल्यूम को यहां लिया गया है वाई एक्सिस में, तो यहां पर भी वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। बोलिए बात सबको क्लियर है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हो। तीनों के ग्राफ आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम है, मैंने पहले प्रेशर वॉल्यूम में बनाया क्योंकि संबंध प्रेशर वॉल्यूम में था। दूसरा वाला चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध था, इसलिए पहले वो वाला बनाया, बाकी बाद में बनाया। सेम तरीके से ये, है ना। अब देखो इस पे जो अभी
ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको एक दो प्रश्नों से आगाह करा दूं, है ना। ध्यान से सुनना सब लोग, मैं ध्यान से एकदम सुनना कायदे में। देखो जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मैंने एक ग्राफ खींचा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, मैंने एक ग्राफ खींचा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, बट टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो याद करिए मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका बॉयल्स लॉ था वो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल बताइए कैसा होगा, कांस्टेंट। मैंने कहा वेरी गुड, प्रेशर और वॉल्यूम गुणनफल कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पर 3 ग्राफ दे दूं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये देखो 3 ग्राफ दे दिए, ओके। तो 3 ग्राफ में कह दूं कि भाई ये तीनों ग्राफ में से ऊपर वाला ग्राफ टेम्परेचर T1 को बताता है, बीच वाला T2 को, नीचे वाला T3 को। तो तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए T1, T2, T3 में से कौन तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, T1, T2, T3 में से कौन ज्यादा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। चलो निकालना सीखे। सेम तरीके से यहां पर भी एक प्रश्न बनता है कि अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच दूं बट कह दूं कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मेरे भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसलिए आने वाला ग्राफ ऐसा, हाँ। बट अगर मैं यहां पर 3 ग्राफ बना दूं ऐसे और यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वाले वॉल्यूम को V1 कह दूं, इस वाले वॉल्यूम को V2 कह दूं, इस वाले वॉल्यूम को V3 कह दूं, तो तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए V1, V2, V3 में से वॉल्यूम V1, V2, V3 में से कौन ज्यादा होगा, कौन कम। सेम तरीके से अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, बट यहां कह दूं प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरे भाई प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम समानुपाती होता है टेम्परेचर के, होता है ना। तो तुमसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अगर वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर है और मैं 3 ग्राफ ऐसे बना दूं और इसको मैं कह दूं यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसको मैं बोल दूं P1, इस वाले ग्राफ पे प्रेशर P2, इस वाले ग्राफ पे प्रेशर P3, तो तुम मुझे बताओ कि प्रेशर P1, P2, P3 में से कौन बड़ा होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, बताइए। तो सॉल्यूशन देना मैं शुरू करूं, जल्दी से मुझे एक बार बताइए, है ना। ये सवाल वोल्टेज वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना। ALPT न्यू वैकेंसी खूब सारी आएगी, हाँ यार दोस्त बहुत सारी आएगी, है ना। चलो सॉल्यूशन बताया जाए। तो पहले आप मुझे बताइए, मैंने कल भी बताया था कि जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए और तुम्हें कम ज्यादा वैल्यू पूछी जाए तो आपको करना क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींच के सवाल को सॉल्व करना है। चलो बताइए मैं कैसी लाइन खींच के सवाल को सॉल्व करूं, है ना। किसी को आइडिया हो तो जल्दी बताइए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर, अब जो भी आपकी इच्छा करे, मैं इस पे आपको कुछ नहीं करता, आप वर्टिकल लाइन खींचते भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे, है ना। चलिए तो कौन सी लाइन खींच देते, मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो जल्दी बताइए ये 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, बताओ। अब 3 पॉइंट में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर आप गौर से देखिए T3 नीचे था तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा V3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा V2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा V1। क्लियर है इतनी बात। जल्दी बताइए V1, V2, V3 में से कौन ज्यादा होगा। भाई ये T3 है ना, कर्व 3 है इसलिए V3, T2 V2, T1 V1। तो बताइए जल्दी से V1, V2, V3 में कौन ज्यादा है। तो आप कहोगे V1, V2, V3 में से सर कौन ज्यादा होगा, तो V1 ज्यादा है, V2 कम है, V3 और कम है, क्योंकि उस तरफ की ओर है ना V1, है ना। अब सवाल क्या करना है मैं आपको बता दो। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने खींची, इसका मतलब तुमने तीनों में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को सेम कर दिया। मेरे भाई अगर तीनों में प्रेशर सेम हो गया तो प्रेशर सेम हो गया, तो जल्दी बताइए इस लाइन के लिए वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट अभी पड़ गया तो वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम में V1, V2, V3 बड़ा है, मतलब V1 बड़ा है और तुम कह रहे हो वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर है, तो आप बताइए टेम्परेचर में कौन बड़ा होगा। तो सीधा सीधा कह सकते हो टेम्परेचर में T1 बड़ा होगा, T2 उससे छोटा, T3 उससे छोटा। तो सही जो उत्तर जाएगा टेम्परेचर का वो इसके साथ चला जाएगा, T1 बड़ा होगा, T2 उससे छोटा, T3 उससे छोटा। बताओ सब लोग जल्दी से बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, फटाफट जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो आज के बाद अब देखो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं,
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा ना जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सुनिए, इसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इस तरीके से दिया जाए तो जो ग्राफ सबसे ऊपर होता है उसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप अंदर की ओर आते जाओगे ग्राफ का टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। गुरु जी आपके अकाउंट में रुपए डाल दूं? अरे नहीं दोस्त, मेरे अकाउंट में रुपए डालने की क्या जरूरत है। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व किया जाए, बताइए। मैं आपको मेरा नंबर ले लो 85 45 54 49 47, आप उस पर कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करें, वर्टिकल लाइन से इस बार सॉल्व करें। चलिए वर्टिकल लाइन से मैंने मान लीजिए इसको सॉल्व किया, वर्टिकल लाइन खींची, ओके, तो ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट हो गया। सर वर्टिकल लाइन खींचने का मतलब है कि तुमने सर टेम्परेचर को सेम कर दिया, टेम्परेचर सबके लिए सेम हो गया, बट इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से लिए जो प्रेशर आएगा वो अलग अलग होगा। देखो ये V3 है तो यहां का प्रेशर P3, यहां का प्रेशर P2 और यहां का प्रेशर P1, है ना। अब मुझे पहले ये बताओ P3 P2 P1 में से बड़ा कौन है, सबसे पहले ये देखो। तो P3 P2 P1 में से P3 बड़ा है, P2 कम है, P1 और कम है। बताओ P3 सबसे ज्यादा, P2 से कम, है ना। फिर आप ये देखो कि मार साहब तुमने किया क्या, तुमने वर्टिकल लाइन खींची और वर्टिकल लाइन खींचने से टेम्परेचर को सेम कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर यहां, और जब भी कभी टेम्परेचर सेम होता है मेरे दोस्त तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल या प्रेशर 1/V के समानुपाती होता है। बताइए पता है नहीं पता, प्रेशर 1/V के समानुपाती होता है। यदि उल्टा है, उल्टा है तो उल्टा है तो क्या मतलब हुआ, अगर P3 ज्यादा है प्रेशर में और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम में V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा और V3 सबसे कम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसके साथ जाएगा। बताओ क्लियर है सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए। अरे वो तो हो ही जाएगा दोस्त, है अभी देखिएगा यूट्यूब पे भरमार पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। समझ में आया? तो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालो चाहे वर्टिकल लाइन से। चलिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर देते दिखाइए। अगर मैं इस बार जो है कौन सी लाइन खींच देखता हूं, चलो इस बार मैं वर्टिकल लाइन से निकाल देता हूं, वर्टिकल लाइन से, है ना। जल्दी से बताइए वर्टिकल लाइन से निकाला जाए तो यहां पर मैंने कह दिया वॉल्यूम V1 है, यहां पर वॉल्यूम V2 है, यहां पर वॉल्यूम V3 है, और वर्टिकल लाइन से निकालने का मतलब टेम्परेचर तुमने सेम कर दिया। मुझे आंसर बताइए P1 P2 P3 में से कौन बड़ा होगा? सर कोर्स में केमिस्ट्री का, अरे भाई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अभी फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट है ना, अभी केमिस्ट्री का भी कंप्लीट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम V1 V2 V3 में बड़ा कौन है, तो कह सकते हो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। बेटो इतनी बात समझ में जाएगा, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मेरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होता है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर 1/V के समानुपाती। तो वॉल्यूम में अगर V3 ज्यादा है तो प्रेशर में ज्यादा हो जाएगा P1 P2 और यहां पर आ जाएगा P3। उल्टा है ना, उल्टा है, प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे हैं। ओके तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत शानदार सवाल है और इसी शानदार सवाल को हम लोग आगे और बढ़ते। ओम का नियम सुना है नहीं सुना भाई? कितना बार पूछा गया है ओम का नियम है। ओम के नियम में क्या होता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है। बताइए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, सबको पता है ना। तो अगर मैं वोल्टेज V को और यहां I को x एक्सिस में ले लूं, ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है कि नहीं होता बताओ। बट इस कंडीशन में एक रेजिस्टेंस भी आता है जो कि कांस्टेंट होता है, R तुम्हारा कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो अगर मैं वोल्टेज को Y मान लूं और करंट को X मान लूं, क्योंकि वोल्टेज को Y एक्सिस में लिया गया है और करंट को X एक्सिस में, तो देखिए ऐसे ग्राफ आएगा। तो याद रखना जब भी कभी वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं, मतलब वोल्टेज मतलब विभवांतर और करंट के बीच ग्राफ खींचते इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है। इस तरह से क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन, है ना। एक चीज और आपको पढ़ाई जाती है, एक चीज और पढ़ाई जाती है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है मेरे भाई। अगर आपको स्लोप निकालना है, ध्यान से सुनना, इसको आप कंप्लीट कर लो।
तो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको धारा आई पता चलेगी और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये वोल्टेज V होगा। बताओ, तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसकी स्लोप क्या होगी। तो कहना अगर मैं सर इसकी स्लोप निकालता हूं, अगर मैं इसकी क्या निकालता हूं स्लोप, तो कहना स्लोप बराबर होता है tan थीटा और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब V और आधार I और V बटे I क्या होता है सर, V बटे I होता है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और करंट के बीच खींचे गए ग्राफ की स्लोप यानी ढाल रेजिस्टेंस बताती है। क्या बताती है? रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, dV बटे DI, दीपक कुमार एकदम सही कह रहे हैं। और dV बटे DI क्या होता है तो कह देना वो रेजिस्टेंस होता है। बताइए, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं हैं। अब देखो यही सब सवाल तो पूछे जाते हैं। देखो अगर मैं यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच डायग्राम खींच दूं, वोल्टेज और करंट के बीच डायग्राम खींच दूं और तुमसे कह दूं कि इस तरीके से मैंने 3 कर्व खींचे, ये देखो यहां का रेजिस्टेंस R1 है, यहां का रेजिस्टेंस R2 है, यहां का रेजिस्टेंस R3। आप मुझे बता सकते हो R1, R2, R3 में से कौन ज्यादा होगा? फटाफट जल्दी बताइए। अभी मैं आज कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लिए। पहले आप मुझे बताइए कि R1, R2, R3 में से कौन ज्यादा होगा। कितनी बार ये सवाल पूछा गया है? एक बार नहीं 10-10 बार पूछा गया। कैसे लगाया जाएगा? कहना वही सेम तरीका, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल दो या तो वर्टिकल लाइन से, जो तुम्हारी मर्जी हो, जैसे तुम चाहते हो। चलो एक काम करते हैं सर, इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई निकालो, तुम्हारी मर्जी। तो यहां पर आपका R1 था इसलिए धारा I1 होगी, यहां पर R2 था इसलिए धारा I2 होगी और यहां पर R3 था इसलिए धारा I3 होगी। बताइए, I1, I2, I3 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? सर पूरा कितना लेक्चर होगा फिजिक्स का? फिजिक्स का एप्लीकेशन पे तो बहुत लेक्चर पढ़े हैं, लगभग 50 घंटे के आसपास का कोर्स है। तो I1 बड़ा है I2 और I3, क्योंकि I1 इधर है ना, देखो है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है तुमने वोल्टेज को सेम कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का मतलब क्या होता है? कहना वोल्टेज को तुमने सेम कर लिया। मेरे भाई अगर वोल्टेज सेम है यानी वोल्टेज कांस्टेंट है, तो जल्दी बताइए धारा I जो होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सबको पता है ना। I बराबर V बटे R होता है, V कांस्टेंट है ना R का। तो अगर I1 में I1 ज्यादा है, धारा में I1 ज्यादा है और रेजिस्टेंस उल्टा है, इसलिए R3 ज्यादा होगा रेजिस्टेंस में, इसलिए R3 ज्यादा होगा रेजिस्टेंस में। बताइए सबको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ है ना? R1 कैसे ज्यादा होगा बताओ जरा, हैं? बस यही सब गलतियां मुझे नहीं समझ में आती, आप लोग क्यों करते हो। वोल्टेज समान है तो धारा I 1/R के, ओके। तो अगर यहां देखा जाए तो I1 ज्यादा है, अगर I1 ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में R3 ज्यादा हो जाएगा। बताओ बात सबको क्लियर है ना? पहले जल्दी से मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? और आप चाहो तो वर्टिकल लाइन खींच के भी निकालो, यही उत्तर आएगा। आप चाहो तो वर्टिकल लाइन खींच के निकालो, तब भी यही उत्तर आएगा। एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे देखिए। इसके बाद हम लोग एक और इस पे बताते हैं, शायद आप लोग को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं बता दूं, है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर मैं धारा I कर दूं और यहां पर वोल्टेज V कर दूं और मैं इस तरह से फिर से 3 ग्राफ खींच दूं, ये देखिए, और मैं कह दूं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब जल्दी बताइए R1, R2, R3 में से कौन बड़ा होगा? फटाफट बताइए, R1, R2, R3 में से कौन बड़ा होगा? बताओ। हाँ देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे, वो वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन देखो चाहे ना देखो वो एक अलग बात है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुम्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको दिक्कत होगी। कैसे लगाना चाहते हो? चलो इस बार मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के फिर से लगा देता हूं। तो कहना यहां का वोल्टेज V3 V1, यहां का वोल्टेज V1, यहां का वोल्टेज V2 और यहां का वोल्टेज हो जाएगा V3। देख लो वोल्टेज में, देख लो ये ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है, बट यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है तुमने I को इस बार कांस्टेंट किया, I कांस्टेंट। मेरे भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, V बराबर होता है I इंटू R, लेकिन धारा I कैसी है? कांस्टेंट।
अब एक बात बताइए, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, तो अगर वोल्टेज में V1 ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में भी R1 ज्यादा हो जाएगा। 48 दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो चीज उसमें ज्यादा होगी वो इसमें भी, है ना। ओके, बताइए सबको क्लियर हो गया ना? एक बार थम्स अप करके बताइए ये सवाल सबको समझ में आया नहीं आया। चलो ये वाला प्रश्न देखिए जल्दी से, बताइए। अब अगला वाला आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। अच्छा बताइए स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तो कहना स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, और स्ट्रेन मतलब होता है विकृति। तो जब भी कभी किसी मेटल के लिए, किसी धातु के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कर्व खींचा जाता है तो वो कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, ओ से ए, ओ से ए। बोलो ओ से कैसा आता है? ए आता है। क्लियर है मेरे भाई? अगर ओ से ए आता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओ से ए आता है। तो हम लोगों को यहां पर एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना पड़ता है कि इसकी स्लोप बताइए क्या देगी, स्लोप क्या देगी? तो स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये, आधार ये। तो लंब स्ट्रेस को हम लोग P से शो करते हैं और स्ट्रेन को शो किया जाता है E से। बताओ, तो लंब P, स्ट्रेन E, और P बटे E क्या होता है? तो P बटे E होता है यंग मॉडुलस। क्या होता है बच्चा? यंग मॉडुलस। तो एक चीज तुम लोग याद रखना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसकी स्लोप क्या बताती है? स्लोप सर यंग मॉडुलस बताती है। क्या बताती है? यंग मॉडुलस। बताओ क्लियर है? जल्दी बताइए क्लियर है? और आपको पता है एक फॉर्मूला और याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यंग मॉडुलस E बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी P बटे स्मॉल ई। अखिलेश रोज आना सर, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, चलिए एक और डायग्राम खींचिए। मान लीजिए मैंने आपको P और E के बीच 3 ग्राफ दिए होते, मान लीजिए मैंने P और E के बीच इस तरह से 3 ग्राफ दिए होते। मैंने कह दिया होता कि यहां का यंग मॉडुलस E1 है, यहां का यंग मॉडुलस E2 है, यहां का यंग मॉडुलस E3 है। आप में से कोई मुझे बता पाएगा E1, E2, E3 में से कौन तुम्हारा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? बताओ E1, E2, E3 में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, है ना। फिर वही लॉजिक, आपको इसको करना क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से निकालना होता है, मैं पहले बता दूं। और फॉर्मूला ये याद रखिएगा, यंग मॉडुलस E बराबर P अपॉन स्मॉल ई होता है। सर मेरा BSF RORM में 135 नंबर हो पाया, क्या होगा? हो जाएगा दोस्त, 135 नंबर बहुत है ना। चलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाला जाए, ये देखिए 3 पॉइंट, कैपिटल E1 तो यहां स्मॉल E1, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल E2, और ये हो जाएगा स्मॉल E3। तो आप देखिए स्मॉल E1, E2, E3 में कौन बड़ा है? E1 बड़ा है, E2 उससे छोटा, E3 है ना। बट अभी आपको एक चीज लगानी पड़ेगी, सर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के निकाल लो, यानी ये जो स्ट्रेस P है ना वो तुमने कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रेस P कांस्टेंट कर दिया। चलो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। तो आप मुझे बताइए यंग मॉडुलस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां देखिए 1/E दिखाई दे रहा है ना, 1/E। ओके, तो अगर 1/E है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कैपिटल E स्मॉल ई देखो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कैपिटल E में E1 ज्यादा है, सॉरी स्मॉल E में E1 ज्यादा है, E2 कम, E3 और कम, तो कैपिटल में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। कैपिटल में क्या होगा सर? उल्टा हो जाएगा। तो कैपिटल में E3 ज्यादा हो जाएगा, E2 उससे कम हो जाएगा, और E1 सबसे कम हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखो ओके, हाँ बिल्कुल। तो आप ये बताओ जरा, ये जो बार बार मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से आपको आंकड़ा बताने की कोशिश करता हूं, हैं प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं मैं रटवा रहा हूं, चीजें रटवा नहीं रहा हूं, है ना। तो अभी तक क्या था, जितने भी ग्राफ थे जो पूरे फिजिक्स से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ग्राफ मैंने आपको बताए। अब मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं और देखते हैं कि कितने लोग इन सारे सवालों के आंसर दे पाते हैं। चलिए तो अब यहां से छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करें हैं हम लोग। इसके बाद फिर अगले दिन से ना प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर देंगे। सवाल देखिए क्या है, इफ ए बॉडी इज इनिशियली एट x बराबर 2 मीटर,
मतलब कोई बॉडी जो है वो पहले x बराबर कितने मीटर पे है सर 2 मीटर पे है। देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर 9 सेकेंड, 9 सेकेंड बाद आपको पोजीशन बतानी है। ओके अब इन्होंने दिया कौन सा ग्राफ है सर, इन्होंने दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ। बताइए तो मेरे भाई वेलोसिटी और टाइम के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो मैंने पहले भी बता रखा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ का ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या बताता है तो कहना ये क्षेत्रफल आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिख लीजिएगा विस्थापन बताता है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। और शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो देख लो आगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस खेला खत्म, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो एरिया निकाल लो ना इसका। अब एरिया या तो आप अलग अलग निकालो, है चलिए तो पहले आप देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, इस वाले तो कहना 1/2 लंब जुड़े आधार 10/2/2 सर 10/2/2 10 मीटर। इस वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए, इस आकृति का तो कहना 6 में से पहले 2 घटाइए 4 और 4×10 40। इस वाली आकृति का क्षेत्रफल बताइए, इस आकृति का तो कहना इस आकृति का हो जाएगा 9 में से 6 घटाइए पहले 3, आधार 3 और लंब 10, 3×10 30 और बटे 2 15 मीटर। बताओ आपने अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया, बताइए तो आप मुझे बताइए अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया तो टोटल कितना विस्थापन होगा। तो कहना शुरुआत में तो विस्थापन देखो भाई 2 मीटर था, फिर 2 सेकेंड बाद 10 मीटर और मिला, 6 सेकेंड बाद जो है 40 मीटर और मिला और 9 सेकेंड बाद 15 मीटर और मिला। सारे के सारे विस्थापन ऊपर की ओर है अर्थात प्लस में है, तो मैंने सारे विस्थापन को प्लस मान के जोड़ दिया। चलो जोड़िए तो 50 65 प्लस 2 62 7 मीटर 67 मीटर सवाल का सही उत्तर होगा। बताइए बात सबको क्लियर है ना। पहला वाला सवाल सबको समझ में आया नहीं आया, है ना। वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। 1 नहीं 10 बार बताता हूं, है। फिलहाल मैं आपको बता दूं अगर आप लोग को सारी चीजें समझ में आती है, मैथ वाले सर का मैथ का क्लास समझ में आता है, रीजनिंग वाले सर का रीजनिंग में, तो आप एएलपी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसपे आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा एएलपी की तैयारी कराई जाएगी। कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी जाएगी, है ना। लेने के लिए मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूं यहाँ पर 9369 880 746। बहुत सारे बच्चे लिए हैं एप्लीकेशन पे, आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये लीजिए अभी तक पिछला वाला जो सवाल था मेरे दोस्त उसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर था, मतलब पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि नीचे की ओर हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। चलो ये वाले सवाल को सॉल्व कीजिए। बताओ एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु का वेट, समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया। फिर से देखो वेलोसिटी और समय ग्राफ है। अब बोला ये जा रहा है कि 6 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और दूरी बताओ। 6 सेकंड में तय किया गया विस्थापन और दूरी बताइए, बता पाओगे? तो ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड और ये तुम्हारा देखो सेकेंड में समय है। दिखाई दे रहा है सबको? अरे भाई आरआरबी जेई के लिए, एएलपी के लिए, सबके लिए कंप्लीट कोर्स है साइंस का, ठीक है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है। तो 4×2 तो सर ये वाला एरिया हो गया 8 मीटर, बट ऊपर की ओर है इसलिए इसको पॉजिटिव लेना है। देखो सर ये वाला एरिया निकालिए तो ये वाला एरिया हो जाएगा 4 में से 2 घटाइए 2, तो ये लाइन 2 और 2×2 यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर, बट नीचे की ओर है इसलिए इसको लेना नेगेटिव, समझ रहा है ना। उसके बाद ये देखिए, ये देखो 6 में से 4 घटाया जाएगा 2 और देखो 2 ऊपर भी है, ये लेंथ 2 है, यहां से देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर, वो भी प्लस में। तो आप मुझे बताइए दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विस्थापन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले आप दूरी निकालिए और फिर निकालिए इसका विस्थापन। बताइए जल्दी से, दूरी निकाला जाएगा तो क्या करना होगा, विस्थापन निकालना होगा मेरे भाई, तो क्या करना होगा बताओ। किसी को पता है जल्दी बताइए, ठीक है बताओ।
तो आप मुझे बताइए दूरी निकालना है तो दूरी में क्या होगा कि इन सबको उठा के जोड़ना पड़ेगा बिना चिन्ह सहित 8 4 4। तो दूरी में क्या होता है कि डायरेक्ट सब लोग जुड़ जाते हैं, प्लस और माइनस नहीं लगाना होता, इस बात को पहले समझो। लेकिन विस्थापन निकालने में क्या होगा, इसको चिन्ह सहित जोड़ना होगा 8 - 4 + 4 और देख लीजिए फाइनल जो विस्थापन आ जाएगा वो 8 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो सही, अच्छा पहले विस्थापन है तो आपको 8 और बाद में दूरी है इसलिए 16, 8 और 16 आंसर बताना होगा। बताइए बात सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताइए सबको समझ आया? क्लियर है? फटाफट बताओ, कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी बताते रहे ना, कोई डाउट मत रखना अपने मन में। हाँ कोई भी डाउट, पहले ये बताइए पिछला वाला सवाल सबको समझ में आया नहीं आया? एक बार थम्स अप करके बताइए सबको क्लियर है ना? ऊपर वाले एरिया हमेशा प्लस में लेना है, नीचे वाला माइनस में लेना है, बट दूरी निकालते समय हम लोगों को क्या करना है, सबको उठा के डायरेक्ट जोड़ना है बिना चिन्ह सहित। लेकिन बिना चिन्ह के विस्थापन निकालने में चिन्ह भी लगा देना है। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। फाइंड द एक्सेलरेशन एट x = 2 मीटर। देखो कहा ही जा रहा है कि जब x = 2 मीटर होगा तो आप मुझे बताइए कि उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, a कितना होना चाहिए, ये है सवाल। देखो बताओ, लेकिन इन्होंने इस बार ग्राफ कौन सा दिया है? सर इन्होंने दिया है वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी है और यहां पर x यानी डिस्प्लेसमेंट है। बोलो दोस्त, ओके? बट अगर यहां पर धोखे से अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट ना होता, यहां पर टाइम होता। तो आपको पता है और मैंने कई बार बताया है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ये जो स्लोप होती है सर, यही स्लोप त्वरण बन जाती है। तो डायरेक्ट आप कहते हैं tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाता 10 और आधार हो जाता 5, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 2। समझ आ रहा है ना? बट यहां ये टाइम नहीं है। याद करो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा गया ग्राफ होता है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी और टाइम नहीं है। प्रश्न में देखो वेलोसिटी और क्या है, x, v और x है। बताइए तो प्रश्न कैसे सॉल्व करें? तो पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी समीकरण को निकालना सीखिए कि कोई भी समीकरण निकलेगा कैसे। जैसे कि एक बच्चे का देखो आंसर आ रहा है, विराट आपका आंसर गलत है, क्यों गलत है समझ में आया ना? अगर यहां टाइम लिखा होता तो तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन टाइम नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है ना। चलो एक बात मुझे बताइए, आप सब लोग गणित में एक चीज पढ़ते हो कि अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है और एक ऐसी तिरछी लाइन खींच दी जाती है और x एक्सिस में तटा अंतःखंड a, y एक्सिस में b है, तो बताइए उसका समीकरण x/a + y/b = 1। ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बताइए इसे पढ़ा करते कि नहीं पढ़ा करते? तो सेम तरीके से मुझे बताइए, अगर इस समीकरण का, इस लाइन का तुम्हें समीकरण निकालना हो, कैसे निकालोगे? तो कहना x में अंतःखंड कितना आया, 5 मीटर बराबर प्लस v ऊपर है, देख लो v में कटा अंतःखंड कितना है, 10 मीटर बराबर 1। तो आप बताइए किसी भी ड्राफ्ट का तुम लोग समीकरण बता सकते हो नहीं बता सकते? ठीक है, तो समीकरण बता सकते हो तो अब आगे करो जरा सॉल्व इसको। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं, खटाखट इधर उधर मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 10 का एलसीएम होगा तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, ये v हो जाएगा और ये बराबर 10, 2x + v = 10। और यहां से फाइनली मैं पूछूं कि v बराबर कितना हो जाना चाहिए, तो v बराबर हो जाएगा 10 - 2x। आप पहले मुझे बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये समीकरण निकालना सबको आया नहीं आया? हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ समीकरण ही पूछ ले कि बताइए समीकरण क्या होगा है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच तुम्हें समीकरण पता चल गया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच समीकरण सर आ गया है v = 10 - 2x। अब सुनो ध्यान से, मैंने एक्सेलरेशन के तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए होंगे और नहीं बताए तो एप्लीकेशन पे ये सब पड़ा हुआ है। एक होता है dv/dt और दूसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त v × dv/dx, है ना? तो कहना सर कहीं पर समय तो दिया ही नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि कहीं पर भी देख लो समय नहीं है, और समय नहीं है तो मेरे दोस्त ये बताओ जरा a बराबर क्या हो जाएगा, v × dv/dx ये हो जाएगा। चलिए सवाल को सॉल्व किया जाए, अब कुछ बचा ही नहीं, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो v निकालो, तो कहना v का मान रख दीजिए, तो v का मान वो देखो 10 - 2x है ना,
इंटू डीवी अपॉन डीएक्स, डिफरेंशिएशन का ये मेरे दोस्त। अगर यहां से तुमसे कोई पूछे कि बताइए डीवी अपॉन डीएक्स क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा, तो 10 का औकलन 0, हाँ एक्स का, तो डीवी अपॉन डीएक्स -2, -2 यहां रख दीजिए। अब x का मान 2 मीटर भी था तो x का मान 2 मीटर भी रख दीजिए, तो 10 - 2 दूनी 4 और -2, तो फाइनली देखिए ये 6 - 2 तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो जो भी हमारा a होगा वो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मतलब रिटार्डेशन आया। ये देवेंद्र कह रहा है सर थ्योरी पढ़ाइए। देवेंद्र जी थ्योरी मैंने बहुत पहले काइनेमैटिक्स की पढ़ा रखी है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की चीजें ना आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मैं फिर बता दूं पूरा, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, तुम कहीं से भी पढ़ाई करते हो, लेकिन फिजिक्स एक बार मेरे एप्लीकेशन पे जाके पढ़ लेना। फिजिक्स का कोर्स सिर्फ 199 में है, उसमें इस तरह की चीजें हमेशा एकदम ऑब्वियस तरीके से मिल जाएगी। ओके, तो आप मुझे बताइए पहले ये वाला प्रश्न सबको समझ में आया नहीं आया, तो कंफ्यूजन मत रहना। ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे, जो उस लड़के ने गलती की, किसने, राहुल ने, कि सीधा सीधा स्लोप निकाल दिया और कह दिया 10/5 और 2 कह दिया। कुछ और होशियार हो गए तो -2 कह देंगे। लेकिन एक बार ये देखिए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच नहीं है सर, ये वेलोसिटी और एक्स के बीच है। तो पहले तो आप समीकरण बनाएंगे, उसके बाद पूरा सवाल इस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, फटाफट जल्दी से इसका आंसर देते दिखाइए, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इक्वेशन बनाना भाई सबको आना चाहिए। बोला जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 2 to 5। कहा जा रहा है कि सबसे पहले 0 से 5 सेकेंड में मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिखाया गया है, ये पॉइंट 20, ये पॉइंट 5, ये 2 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये इतना है ना। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला निकालना, देखो 0 से 5। तो एक बात देखिए, पहले ग्राफ किसके बीच है, वेलोसिटी और टाइम के बीच, क्लियर है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो एरिया होता है भाई, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पूरा एरिया निकाल दो ना, क्योंकि 0 से 5 पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई 0 से 5 के बीच अगर तुमसे विस्थापन पूछा जाए तो ये बताइए, अगर ये एरिया निकाला जाएगा तो ये एरिया कितना है। नहीं निकाल पाओगे क्या, बताओ, नहीं निकाल पाओगे, निकाल के बताओ जल्दी से कितना एरिया होगा। तो क्या है ना, लंब जुड़े आधार बटे 2 लगा दो, क्योंकि त्रिभुज है तो आधार 5 है, लंब 50/2। तो जल्दी बताइए विस्थापन हो जाएगा 5 × 50/2। तो आंसर बताइए 0 से 5 मीटर का 5 सेकेंड का चला जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर। अगला वाला प्रश्न है फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड के बीच आपको बताना है कि 2 से 5 सेकेंड का विस्थापन कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई 2 से 5 सेकेंड का विस्थापन निकालना है तो थोड़ा सा यहां पर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि एक काम करो मार साहब, कि देखो 2 से 5 सेकेंड का पूछा जा रहा है, तो आप एक काम करो 0 से 2 सेकेंड का निकाल लो, ये विस्थापन निकाल लो 0 से 2 सेकेंड का, 0 से 2 सेकेंड का ये विस्थापन निकाल लो, फिर टोटल विस्थापन में से ये घटा देना, 2 से 5 आ जाएगा। चलो बताइए इतना एरिया कितना होना चाहिए। तो कहना लंब जुड़े आधार लगा दो, आधार जुड़े लंब बटे 2, 2 × 20, हाँ 2 × 20/2, तो 2 × 20/2 कर दोगे तो ये देखो 20 मीटर आ जाएगा। सर इतना 20 मीटर है, मैंने कहा बिल्कुल, परेशान क्यों होते हो, तुम्हें 2 से 5 चाहिए, तो पूरे एरिया में से ये 20 मीटर घटा दो। तो 2 से 5 सेकेंड के लिए जो विस्थापन आ जाएगा वो 125 - 20 मीटर, ये आंसर जाएगा 105 मीटर के साथ, 105 मीटर के साथ। हाँ बिल्कुल विराट एकदम सही कह रहा दोस्त, है ना। तो समझ में आ गया भाई ये वाला प्रश्न। तो ग्राफ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा ग्राफ नहीं मजबूत है ना तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कभी भी नहीं समझ सकते। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए ये वाला प्रश्न जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी पढ़ो, ध्यान दीजिए, बताओ आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, इनमें से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है।
तुम्हें ए दिया है, तुम्हें बी दिया है, तुम्हें सी दिया है, तुम्हें डी दिया है। आप बताइए इनमें से कौन सा ड्राफ्ट संभव नहीं है? फटाफट जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा ड्राफ्ट संभव नहीं है? आंसर तो ही दे रहा। और ड्राफ्ट है किसके बीच? सर वेलोसिटी है और टाइम है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच बताइए कौन सा ड्राफ्ट संभव नहीं होता? आंसर दीजिए। तो कहना भाई टाइम एक ऐसी चीज होती है, टाइम एक ऐसी चीज होती है कि टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि टाइम कभी घटता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता है। इस बात को याद रखना। बताओ इतनी बात सबको पता है नहीं पता? सर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। तो टॉर्न वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो कहना आपका सी वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सी वाले में देख लीजिए वर्टिकल लाइन है, और सी वाले का मतलब है मेरे दोस्त तुमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। बताओ, तो सी वाला ग्राफ किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चा कह रहा है बी वाला, अरे बी वाला तो नहीं पॉसिबल है, ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे बहुत तो अरे ऐसे बढ़ रहा है तो टाइम क्या हो रहा है मुझे बताओ? एरो ऐसे लगा है तो टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं डी वाला पॉसिबल नहीं है, तो डी वाला ऐसे है ना, नीचे की ओर आ रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है, मानता हूं, लेकिन हम लोग जा तो राइट रहे हैं, तो जा रहे हैं राइट, तो टाइम क्या हो रहा? बढ़ रहा। भाई वेलोसिटी घट बढ़ सकती है, सबको पता है। एक्सेलरेशन घट बढ़ सकता है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है, सबको पता है। लेकिन दोस्त मेरे कभी भी टाइम ना घटता है ना कांस्टेंट रहता है। तो सी वाले ग्राफ वर्टिकल लाइन है जिसमें टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, बताइए। इसलिए सी वाला ग्राफ जीवन में कभी पॉसिबल नहीं हो रहा। क्लियर है? चलो अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल, आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो कल असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के जो सीबीटी 1 है, तो सीबीटी 1 का कल फ्री मॉक टेस्ट है एप्लीकेशन पे। तो आप ये फ्री मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे जाकर दीजिए, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां से मॉक टेस्ट दीजिए। सर आप एलपी के सिलेबस पर वीडियो बना दो, बन चुका है दोस्त, आप लेट हो ना। तो कल माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप इस मॉक टेस्ट को देने के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये मॉक टेस्ट में आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि समय आ चुका है, अब आपको और अच्छी तैयारी करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बताइए आंसर, बताओ आंसर क्या बोला जा रहा है? चित्र में प्रतिबल विकृति ग्राफ दिया है, चित्र में प्रतिबल विकृति ग्राफ दिया है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान बताओ। मौज मस्ती मैथ कह रहे हैं कि सर एलपी का कंप्लीट बैच फ्री में करवा दो। अरे कैसे फ्री में करा दे यार, कैसी बातें कर रहे हो बताओ? हैं ये सामने मनिंदर बैठा है, इसको बोले क्या कि कल से फ्री में आ जाना? बताओ, यहाँ जो लाइट वाला बिजली विभाग वाले को बोले कि माई पाठशाला में फ्री की लाइट दे देना। और आपको अगर बोलना है तो मैं नंबर देता हूं सबको, तो आप लाइन से बोलिए सबको। मतलब खुद सोचते देखिए कि आप कैसी बातें कर रहे हो, है ना। और आपको पता है फ्री में क्या मिलता है? फ्री में क्या मिलता है? फ्री में मिलता है कूड़ा। अब वो आप समझ लीजिए, समझे ना। तो आप ये बोलिए कि दाम कम कर दीजिए, दाम ऑलरेडी कम होते हैं, ऑफर अनाउंस होता है। लेकिन आप ऐसा बोलते हैं कि फ्री में होता है, तो भाई साहब नहीं, तो मुझे साधु बनना पड़ेगा, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल ये है कि प्रतिबल विकृति आरेख दिया गया है, और प्रतिबल ये है मेरे दोस्त, और देखो विकृति ये है, ये देखो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ग्राफ में कि प्रतिबल विकृति ग्राफ का ये जो स्लोप होती है ना, ये स्लोप, ये जो स्लोप होती है सर, यही स्लोप बताता है यंग मॉडुलस कैपिटल ई को। बताइए, इसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस कैपिटल ई, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा पी बटे ई। बताओ, तो सर लंब तो इतना होगा जितना मान दिया गया है, 10⁵ दिया गया है, और ई का मान 0.02 दिया गया है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि ये मान आने वाला है 0.5 इंटू 10⁻+7, 10⁻+7, क्योंकि -2 ना, ये ऊपर जाके कह सकते हो उसको +7 कर देगा, और 8/2 मतलब 0.5। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है। ओके,
सर आपके यहाँ ठंडी नहीं है, ठंडी है दोस्त। सर फिजिक्स एप्लीकेशन पे पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ पूरा कंप्लीट है, बस मुझे एक चैप्टर और डालना है, वो चैप्टर बहुत जल्दी पड़ जाएगा, वो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ी मैंने एएलपी का पेपर उठा के देखा है, और एएलपी के पेपर में ना कुछ बाइनरी नंबर से भी प्रश्न आ रहे हैं, बाइनरी डेसिमल लॉजिक गेट के भी क्वेश्चन आए हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे डायोड और ट्रायोड से भी पूछे गए, मतलब ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। तो बस ये लास्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, और ये डल जाएगा। आप ऑलरेडी जाके देखिएगा एप्लीकेशन पे 50 घंटे का फिजिक्स का कोर्स है। मैंने फिजिक्स इसलिए इतना डिटेल में आपको पढ़ाया है वहां पर, और हर चैप्टर के न्यूमेरिकल भी है ना। ऑलरेडी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, आप चाहे दुनिया भर के जितने भी प्लेटफॉर्म है सबकी पीडीएफ है मेरे पास। मैंने देखा है यूनिट और मेजरमेंट पे लोग केवल 20 क्वेश्चन काटे छोड़ देते हैं, मैंने यूनिट और मेजरमेंट जैसे हर चैप्टर में लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली चैप्टर में सॉल्व कराए है ना, आप चाहे देख लीजिए ना। तो विश्वास मानिए ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो उसके बाद भी बहुत मजा आएगा। तो एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें मिली थी, ठीक है। और फिजिक्स बहुत ज्यादा महंगा इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसपे अगर पकड़ नहीं है तो आप एएलपी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी पढ़िए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए, ठीक है। बताओ, तो आंसर ही बोला जा रहा है चित्र में किया गया कार्य बताइए। अब देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी कभी आपके सामने एक डायग्राम दिया जाए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, बताइए वो एरिया क्या देता है। तो सर ये एरिया जो देता है, सर ये एरिया देता है वर्क डन, इस बात को याद रखना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नीचे का एरिया क्या देता है, तो कहना ये एरिया देता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सर ट्रेड का बैच नहीं लाएंगे क्या? ट्रेड का बैच अभी आएगा, लेकिन वो डिस्कशन में है अभी कि कौन सी ट्रेड का लाना है, अभी वो कंफर्म नहीं है ना। तो मेरे भाई ये एरिया निकालो, तो तुम्हें सबसे पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा कितना होगा, और फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा कितना होगा, और दोनों एरिया को उठा के जोड़ दीजिए, आपको वर्क डन पता चल जाएगा, बस सीधी सी बात है। चलो निकाला जाए, तो सबसे पहले मुझे बताइए ये एरिया कितना हो रहा। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे एरिया लंब गुणे आधार बटे 2, 20 गुणे 4 80 बटे 2 40 मीटर। सर ये एरिया 40 मीटर हो गया, 40 मीटर का है, 40 न्यूटन मीटर, थोड़ी न्यूटन भी तो मल्टीप्लाई में है ना। अब मुझे बताओ ये वाला एरिया 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 20 के साथ 80। सर ये एरिया 80 और 80 न्यूटन मीटर। तो बताइए दोनों एरिया मिला के कितना हो गया? सर दोनों एरिया मिला के 120 हो गया, बिल्कुल एकदम सही। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो 120 न्यूटन मीटर का हो जाएगा। सर वर्क डन का जो आंसर हो जाएगा वो 120 न्यूटन मीटर का हो जाएगा, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका उत्तर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत सही सवाल है। अब देखो हम लोग मंडे से क्या करेंगे, मैं फिर से बता दूं, मंडे से हम लोग क्या करने वाले हैं, एएलपी, उसके अलावा आरआरबी जेई, उसके अलावा ग्रुप डी। मैंने ग्रुप डी तो इसलिए लिया हुआ है, और एक और एग्जाम ले लेते हैं आरपीएफ। देखो भाई ये वो एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में पूछी जाती है। इस बार तो देखो ग्रुप डी में साइंस कितनी अच्छी पूछी गई है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इसमें हर तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं साइंस के, उसको मिला के 30 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा डेली, और वो सेट आपको सॉल्व करना है ताकि हम लोग उस तरह के क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर सके, है ना। उमेश चौहान कह रहा है सर मैंने आपका कोर्स ले लिया, ठीक है उमेश, सारे वीडियो मिल गए, चल रहे हैं प्रॉपर। बोला जा रहा है चित्र में त्वरण और देखिए त्वरण और समय के बीच ग्राफ दिखाया गया है। मेरे भाई त्वरण और समय के बीच ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक्सेलेरेशन जो है मेरे दोस्त वो कांस्टेंट है, बताओ। अब मेरे भाई अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सर ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं बताता हूं कैसे कहते हैं। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम की पावर 0, टाइम की पावर 0 के समानुपाती है ना। तो आप बताइए अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी समानुपाती हो जाएगी टी की पावर 8, तो टी भाई एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन ही तो वेलोसिटी होती है, तो टी की पावर 0 का समाकलन टी होता है ना। तो वेलोसिटी हमारी टी पर डिपेंड करती है। इसका अर्थ ये हुआ
इसका अर्थ ये हुआ कि वेलोसिटी जो है सर वो टाइम पर निर्भर कर रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने लास्ट में बोला था विराम अवस्था, इसीलिए मैंने ड्राफ्ट को देखो ऑरिजिन से स्टार्ट किया। अगर ये विराम अवस्था ना बोला जाता, प्रारंभिक में कुछ वेलोसिटी बोल देता, तो ड्राफ्ट थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता था। तो ये इसका ड्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट का यहां से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो जो भी बच्चे अभी तक ड्राफ्ट नहीं पढ़े थे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ड्राफ्ट के कॉन्सेप्ट ना हमेशा आपको सरदर्द दे देंगे, देख लीजिए चाहे। क्लियर है ना। तो बहुत जल्दी देखो वैकेंसी आने वाली है ना, तो एकदम तैयार हो जाइए और विश्वास मानिए साइंस आपको उस स्टैंडर्ड में मिलेगी जिस स्टैंडर्ड में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहा करो कि आप लोग को कौन सी ट्रेड का क्वेश्चन चाहिए, मतलब कौन सी ट्रेड आप पढ़ना चाहते हो, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।